हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग को ऐसे ही चल रही होंगी जैसे पहले चल रही थी। तो आज आते हैं, हालांकि बहुत दिन से वीडियो कोई अपलोड नहीं किया था, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम मिल ही गया यार, टाइम ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत दिनों से टाइम निकालते हुए आज क्लास आपका स्टार्ट किया जाएगा हिस्ट्री। वो आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है भैया, क्या पढ़ाया जाएगा आप लोग का? मॉडर्न हिस्ट्री चलने वाला है आज। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका चलने वाला है। और मॉडर्न हिस्ट्री में वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो टॉपिक एसएससी में ज़्यादातर करके पूछा जाता है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री को देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को अगर पढ़ने के लिए देखा जाए तो पर्टिकुलर एक अलग से प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी पूरी हिस्ट्री की, और जो कि बनेगी। लेकिन अभी हालांकि हमको वो तैयार करना है, क्योंकि अभी एमटीएस का भी फॉर्म आ गया और सिस्टल का भी देखा आने वाला है, तो हमको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लेवल से एकदम बेस्ट है, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हालांकि हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस पूरे इलेक्शन में, जो उसी को ही देखेंगे। जैसे कि इस वीडियो में दो चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका दो वीडियो बनेगा, एक पार्ट वन तो आप लोग का आज बन जा रहा है, पार्ट टू उसके बाद नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें आप लोग को बना दिया जाएगा। पार्ट वन में क्या पढ़ेंगे? पार्ट वन में पढ़ेंगे हम बंगाल के गवर्नर पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। दूसरे फिर इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है हमेशा, जो भी स्टूडेंट होता है ना, इसी में कन्फ्यूज होने के बाद वो विकल्प को सही आने के बावजूद वो भी गलत मार के चला जाता है एग्जाम में। सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की वजह से आज इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरा रहेगा वायसराय से रिलेटेड अलग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको अलग वीडियो में रखा जा रहा है, ठीक है। और ये सब बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पार्ट वन में। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आज, ठीक है, पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा मोटा मोटा हम बता दें कि इसमें क्या चलने वाला है पूरी तरह से। हम इसमें हालांकि देखा जाए तो ये जो हमारे हैं नहीं भैया, ये गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल जो है और भारत के गवर्नर जनरल, ये बहुत बड़ा लोग, मतलब बहुत टॉपिक के लंदी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जैसे कि सनवाइज चलते आए हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारे गवर्नर आए हुए, गवर्नर जनरल आए हुए हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लेवल से IMP है, ठीक है। सभी को उतना करेंगे लेकिन ऊपर ही उसको देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डीपली से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आ जाएंगे फिर रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वारेन हेस्टिंग को पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत। कार्नर वालिस जो है उनको पूछा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। वेलेजली से को पढ़ा जाएगा, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बैटिक, मेडकॉफ, डलहौजी और कैनिंग, डलहौजी को तो बहुत बेहतरीन से पढ़ा जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत थे, ठीक है, जो ये अंग्रेज़ थे जब भारत में आए थे ना, तो उस टाइम में जहांगीर का शासन था। किसका शासन था भैया? जहांगीर का शासन था। और जहांगीर ने, देखिए, मुग़ल दरबार में जाने वाला जो प्रथम अंग्रेजी शासन था वो कैप्टन हॉकिंग था। और इसका एक राजदूत भी था, जो जेम्स प्रथम राजदूत बनके जो इंडिया में आया था 1609 ईस्वी में, ठीक है भैया, 1609 ईस्वी में ये इंडिया में आया था। और यहाँ का जो शासन था वो जहांगीर थे भैया, ठीक है। और इनसे इजाज़त मांगी गई यहाँ पे व्यापार करने के लिए। मतलब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 5757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद और एक थोड़ा और भी ले लेते हैं, क्या क्या था भैया। देखिए 1757 ईस्वी से, ठीक है, 1757 ईस्वी से 1772 ईस्वी में क्या हो गया भैया, चक्का नहीं रहा है। ठीक है, 1757 से लेकर 1772 से लेकर बंगाल तक का जो था उसको यहाँ के जो शासन काल का जो अध्यक्ष था उसको क्या बोलते हैं हम? बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम से जाना जाता था, ठीक है। और 1773 से लेकर 1832 तक के जो भी यहाँ जो अधिकारी था उसको किस नाम से जाना जाता था? बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ का जो शासन करता था इस टाइम इंडिया में, ठीक है। और 1833 से लेकर
ठीक है। 1833 से लेकर 1857 के बीच में जो था वहाँ का शासन जो किया था उसको भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1858 से लेकर 1946 तक क्या कहते हैं भी हम, वायसराय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1947 से लेकर, ठीक है, 1947 से लेकर 1950 तक के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, और हालांकि अभी भी गवर्नर जनरल के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 16 था, और 1765 से लेकर 77 तक का इनका शासनकाल था। और इनके शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध कहानी कुछ घटी थी, तो वो घटी थी द्वंद्व शासन प्रणाली। क्या हुआ था भैया? द्वंद्व शासन प्रणाली। ये क्या था? द्वंद्व शासन प्रणाली क्या था ये? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, जब ये यहाँ का गवर्नर जनरल बना तो इसने क्या किया था, तो शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग क्या था भैया? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, क्या अधिनियम था। दूसरा पावर जो था, ठीक है, पूरी शक्ति क्या थी भैया? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में देती थी। यदि अगर देखा जाए तो बंगाल का गवर्नर जनरल का जो शासनकाल करेगा वो क्या कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। लेकिन यदि जो कर वसूली हो जाएगी, ठीक है, सेना के नेतृत्व जो करेगा वो करेगा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और याद रखिएगा, इसी के ही द्वंद्व शासन को देखते हुए अभी भी क्या हुआ, ये इंडिया में लागू हुआ। वर्तमान समय में भी जो अभी यहाँ का जो शासन है, ठीक है, इंडिया का जो शासन है वो द्वंद्व शासन ही के नाम से ही जाना जाता है। कैसे? जिसका आप देखेंगे तो पूरा जो पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, पॉलिटिकल जो पावर है पूरी तरह से वो दो भागों में बांटा गई है इस टाइम इंडिया में, ठीक है। कौन कौन से देखेंगे तो आप एक देखेंगे कि पावर में एक आधा जो आप देखेंगे, ठीक है, संसद के पास पावर आपको मिलेगा। फिर दूसरा जो होगा वो क्या होगा? कार्यपालिका न्यायपालिका में होगा। और संसद में ही दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, इन दो लोगों के बीच में पावर को बांट दिया गया था। और इसको हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व शासन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी हम? द्वंद्व शासन भी कहते हैं। और यही कहाँ से स्टार्ट किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था, ठीक, 1757 से लेकर 76 तक, ठीक। तो ये पूरी कहानी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है, और याद रखिएगा। और इन्हीं के बाद कुछ लोग आए थे भैया। कौन कौन आए थे? लॉर्ड हेस्टिंग आए थे, फिर कॉटेलियर आए थे। हालांकि इतना ये खास नहीं है, ठीक है, ये खास नहीं इसलिए इनको हम नहीं पढ़ेंगे। कौन आ गया बीच में? ठीक है, हालांकि ये खास नहीं है इसलिए इनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक। और 1772 में वारिंग हस्टिंग, ठीक है, 1772 में वारिंग हस्टिंग आए थे, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। वारिंग हस्टिंग ये कौन थे भैया? देखिएगा, ये 1774 ईस्वी से लेकर 1785 तक इनकी शासनकाल पूरी रही, ठीक है। और इनके शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध घटना वो घटी थी, वो थी 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया था। और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। अब ये क्या थी भैया? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट क्या था, ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा क्या है पूरी कहानी। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कार्यों को नियंत्रित करेगी। जो भी कार्य रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी ही के नेतृत्व में ही होगा, ठीक है। और संसदीय प्रणाली का भी इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। और राजनीतिक कार्यों का भी क्या किया था? मान्यता देना इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इस एक्ट के तहत 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्पले थी। कौन थी भैया? एलिजा इम्पले थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है भैया, ठीक है, ये देख लीजिएगा ध्यान से कि इसकी प्रथम जो थी भैया न्यायाधीश कौन थी भैया? आपका एलिजा इम्पले थी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको सिर्फ उसका शासनकाल भी याद नहीं करना है, सिर्फ उसके शासनकाल में क्या क्या घटना घटी थी बस आपको ये याद करना है, ठीक है। और उसमें कुछ आपको नहीं देखना है, क्योंकि यहीं से कुछ एसएससी में देखा जाए तो सिर्फ ओनली वन इतना ही पूछता है। और यदि आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके शासनकाल के अंतर्गत ये क्यों लाया गया था, कैसे आया गया था, इन सब के बारे में समझिएगा। लेकिन एसएससी में आप हैं तो ओनली वन आपका उसके शासनकाल में प्रसिद्ध घटना के बारे में आप सिर्फ जांचें इतनी बड़े बहुत हो जाएगी। और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे पूछ लेगा कि रेगुलेटरी एक्ट किसके शासनकाल में आया था, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं
वारिंग हस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। वारिंग हस्टिंग क्या 1774 से लेकर 1785 तक का जो शासनकाल था वो किसके अधीन था भैया आपका? वारिंग हस्टिंग के शासनकाल में था। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, प्रसिद्ध घटना क्या घटी थी? तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, सन विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनके शासनकाल में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था इनके एक द बंगाल गजट करके एक पेपर आता है, ठीक है, इनके शासनकाल में वो क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में, कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर करने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के हितों की शासन करने के लिए 1784 में ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट का पास किया था। और इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग जो थे पिट्स एक्ट के विरोधी में थे, ठीक, इसके विरोध में खड़े थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वारेन हेस्टिंग ने अपने पद जो था उस पद से इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चले गए थे। और वहाँ पे उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या गया था, उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, वह कौन सा शासक है, ठीक है, वह कौन सा गवर्नर है जो जिसके ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था? तो वो कौन था भैया? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। कौन था? वारेन हेस्टिंग था, जिसके शासनकाल में ये हुआ था पूरी कहानी। और उसके ऊपर क्या हुआ था, महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के ऊपर। इनके बाद कौन आए थे भैया? लॉर्ड कॉर्नियस आए थे, ठीक है, इसके अगले गवर्नर में थे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, लॉर्ड कॉर्नियस, ठीक। 1773 से लेकर 1793 तक लॉर्ड कॉर्नियस का शासनकाल था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नियस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस जनक का भी माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए थे। और याद कीजिएगा, सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो भैया लॉर्ड कॉर्नियस को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद कीजिए, सिविल सेवा में भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कानूनी पदों से की जाती है, ठीक है। इनके शासनकाल में इन्होंने ये लागू किया था। और कॉर्नियस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने, ठीक है, स्थापना की थी और वहाँ पे कुछ पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त भी किया था। और इनकी शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आई थी, ठीक। अस्थायी बंदोबस्त क्या थी? इसने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा भूमि का योजना लागू कर इसके तहत जमींदारों को भूमि का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखने को योजना कहा था, ठीक है। इस योजना को सर जॉन सॉर ने बनाया था, याद रखिए। इसका तहत क्या हुआ था, मतलब पूरी कहानी ये है कि किसान जो भी खेती करेगा, ठीक, उसका जो फसल होगा उसका कम से कम 90% भाग, ठीक है, 90% भाग टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का 10% आप खुद अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये था अस्थायी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नियस के शासनकाल में आया था। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त शासन ये किसके शासनकाल में लगा हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नियस के शासनकाल में लगा हुआ था। और एक और चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट है कि सिविल सेवा और पुलिस के जनक तो लॉर्ड कॉर्नियस है ही, लेकिन इसके उपरांत, ठीक है, उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रयुक्ताओं में शुरुआत करने वाला लॉर्ड डलहौजी थे। मतलब इन्होंने तो शुरुआत कर दिया था, सिविल सेवा और पुलिस की भारत में आएंगे ही, लेकिन जो इसके थ्रू एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के थ्रू जो सिलेक्शन होता है, पुलिस में भी होता है, सिविल सेवा में भी होता है, ये इनके अंतर्गत नहीं होता था, ठीक है। ये उच्च पदों की नियुक्ति के लिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, एग्जाम कराया गया था। ये आपका सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कराया था, लेकिन सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नियस को ही माना जाता है। लेकिन एग्जाम किसने शुरू कराया था अपने शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी ने कराया था, ठीक है। ये भी दिमाग में फिट कर लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शासन देखते हैं 1773 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नियस आए थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नियस ने अपने शासनकाल में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ये क्या होता था, एक टीपू सुल्तान का जो किला था उस किले को क्या किया था भैया, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। और टीपू सुल्तान को
अंग्रेजों के साथ साथ संधि करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनके अंतर्गत 4 युद्ध लड़े थे और 4 युद्ध फेमस है। और क्यों युद्ध फेमस है अभी पढ़ते हैं आगे, ठीक। देखिए अभी तो इसमें हो गया भैया टीपू सुल्तान, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। चलिए देखे थे सर 1793 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी तक सर जॉन शोर ने इनका शासनकाल था, ठीक है। ये गवर्नर जनरल थे इस टाइम के। और इनके शासनकाल में प्रसिद्ध घटना जो घटी थी वो घटी थी खारदा का युद्ध हुआ था, ठीक है। खारदा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मराठों और निजामों के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके शासनकाल में खारदा का युद्ध होता है, वो भी किसके बीच में? किसके बीच में? खारदा मराठों और निजाम के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट शासन कौन था भैया? लॉर्ड वेलेस्ली। ये कौन था? 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। इसके शासन और याद कीजिएगा इसको, ठीक है भैया। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ना भैया, उसको बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके नाम से बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके शासनकाल में कुछ मुख्य घटनाएं घटी थी जो कि इस प्रकार के हैं, देखेंगे आप। सहायक संधि प्रणाली लाई थी, ठीक है, इन्होंने बसीन की संधि लाई थी। और चौथा एंग्लो युद्ध, मैसूर युद्ध जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि नेक्स्ट, ठीक है, शासन ने आकर उसको हटा दिया था। देखिए ध्यान से, सहायक संधि प्रणाली क्या है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भारत और फ्रांसीसी को भय को जो भय था उस इस संधि के अंतर्गत कम किया गया, ठीक है भैया। जो भारतीय लोग थे फ्रांसीसियों का जो भय था, ठीक है, उस भय को कम किया गया था। और इसका सिर्फ मेन ये उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश राज का विस्तार हो सके, ठीक है। मतलब इन्होंने एक संधि की थी, ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच में, कि जो भारत के निवासी थे इनको ज़्यादा दंडित ना किया जाए उस वक्त के लिए, ठीक है। सहायक संधि वो लाई गई थी, इन्हीं के शासनकाल में लाई थी। और इसका सिर्फ मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज का विस्तार हो सके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और इसको सबसे स्वीकार किसने किया था? सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने किया था, ठीक है, हैदराबाद के शासक थे। और उस टाइम के हैदराबाद को नवाब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए फिर जो दूसरा पॉइंट क्या था? बसीन की युद्ध। बसीन की युद्ध की बात करें तो ये अंग्रेजों और मराठा और पेशवाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव के बीच में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे। हालांकि देखा जाए तो पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के अंदर युद्ध भी हुआ था बीच में, हम पूरी कहानी भी पढ़ते, लेकिन अभी हमको वो पढ़ना है जो एग्जाम के लेवल का ही रहे, ठीक है। उसको डीपली हमको इतना नहीं जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। और इसी के शासनकाल में क्या होता? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध भी होता है, जो 1790 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और हैदर अली और इसके पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। और याद कीजिएगा इसके शासनकाल में क्या होता? 32 साल तक, ठीक है, 32 साल तक अंग्रेजों और हैदर अली और उसके पुत्र के बीच में युद्ध हुआ था। और कितने युद्ध लड़ गए थे टोटल? 4 युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, ठीक है। उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1718 से लेकर 1784 तक हुआ था, ठीक है। उस टाइम का शासनकार कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। उस टाइम के शासन कौन था भैया? लॉर्ड गवर्नर था, ठीक है। फिर चौथा मैसूर युद्ध, ठीक है, जो कि इस शासनकाल में हुआ था 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के युद्ध में हुआ था। और याद रखिएगा इसी के युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जो चतुर्थ मैसूर युद्ध था, इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ठीक है भैया। इसके उपरांत ये इस बात कोई युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, मैसूर में इसके उपरांत, ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में। और इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इन्होंने क्या था, जो प्रेस था, ठीक है, प्रेस पे क्या किया था भैया? प्रतिबंध लगा दिया था, उससे पूरी तरह से इन्होंने रोक लगा दिया था, ठीक है, इसके शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और याद रखिए इनके बाद कुछ लोग आए थे, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में आए थे, जो कि क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पहला साल तो चला ही था, लेकिन दूसरा साल जैसे लगा था इसी वक्त में क्या होता है? इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। पूरी तरह से इनके शासन प्रक्रिया में ही इनकी क्या होती है? डेथ हो गई थी पूरी तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद उपरांत कौन आए थे भैया? ठीक है, इसके उपरांत हमारे इसके उपरांत जो शासनकाल थे वो सर जॉन वार्लो थे, ठीक है। इनके शासन में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था,
ठीक है। क्या हुआ था, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। हमको वो पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल का हो, वो नहीं पढ़ना है, इतना डीपली नहीं जाना है, नहीं तो इनके शासन काल में और भी कुछ घटनाएं घटी थी, ठीक, और उतना डीपली हमको जाना नहीं है। फिर भैया लॉर्ड मिल्टन क्या था, 1807 से लेके 1813 तक इनकी कहानी घटी थी, ठीक। क्या हुआ था इनके बीच में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी। क्या हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और युद्धों को बीच में संधि के थ्रू सॉल्व किया गया था। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हमको जानना भी नहीं उतना। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ ये आप इनके जो हेडिंग है ना भैया, इनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1805 लिख के 16 जनवरी 1805 से तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1807 से लेकर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी आपको मिल जाएगी उस पर, ठीक। हालांकि उसमें हमको डीपली जाना नहीं है, जो एग्जाम लेवल रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को जानेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल को देखते हैं। 1813 ईस्वी से लेकर 1823 से तक की इनकी शासनकाल पूरी थी, ठीक है। और इसके शासनकाल की क्या बात थी, तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मोडो ने 1820 में मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था भैया, रेतवाड़ी व्यवस्था का लागू किया था, रेतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, ठीक है। इसके बाद बम्बई में भी लागू कर दिया गया था। ये क्या थी भैया रेतवाड़ी व्यवस्था, तो आप लोग हमने बताया ना, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आया था। अस्थायी बंदोबस्त क्या होता था कि जो किसान था, किसान अपना कर जो देता था पहले ज़मींदार को देता था, ठीक है, और ज़मींदार क्या करता था, उस कर को ब्रिटिश सरकार को देता था। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ये किसान के थ्रू यहाँ से ये जाता था ना भैया, ये ज़मींदार जो था कुछ परसेंट धनराशि अपने पास ही रख लेता था और इसको कुछ बचा हुआ जो था अंग्रेज़ों को दिया जाता था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को लगता था कि ये लोग जो किसान लोग हैं भैया बहुत कम ही धनराशि दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ये जो बीच में था भैया, ये ज़मींदार का जो पद था उसने पद को हटा दिया था रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। उन्होंने क्या किया था भैया, जो ज़मींदार था उस ज़मींदार के पद को ही उन्होंने क्या किया था, हटा दिया था पूरी तरह से। अब पूरी जो राशि थी किसान के थ्रू वो ब्रिटिश सरकार को ही मिल रही थी, ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए लॉर्ड विलियम्स बैटिक 1820 से लेकर 1835 तक के पूरे शासनकाल इसके तहत थी, ठीक है। लॉर्ड विलियम्स बैटिक के इसके शासन में क्या हुआ था भैया, इसके शासनकाल में प्रमुख घटना क्या था भैया, 1833 में, ठीक है, 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया था, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट आया था जिसके अंतर्गत, ठीक है भैया, जिसके अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि ये बताओ भैया कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत, ठीक है, किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत क्या होता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको किस के नाम से भैया, भारत के गवर्नर जनरल के नाम से कहने लगा, मतलब कहने जाने लगा, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट आने के बाद, ठीक है। इसी तरह विलियम्स बैटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बैटिक था। कौन था भैया, लॉर्ड विलियम बैटिक था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, ठीक है, इसको दिमाग फिट कर लीजिएगा और याद करिएगा। और इनके शासन में क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी, तो इस शासनकाल में ये प्रमुख घटना घटी थी कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने क्या कहते हैं, सती प्रथा का बैन कर दिया था, ठीक है। सती प्रथा जो था भैया उसको क्या कहते हैं, इसने बैन कर दिया था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, इन्होंने ठगी प्रथा जो था वो भी बैन कर दिया था, ठीक है। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी और अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी का जो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था वो किसके तहत बनाया गया था, तो भैया लॉर्ड विलियम बैटिक के तहत बनाया गया था, ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में ये लागू किया था। नहरें, सड़कें और सर्वाधिक सुधार भी इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ कराए थे, ठीक। चलिए बताएं नेक्स्ट, देखिए चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक, 1835 से लेकर 1836 तक चार्ल्स मेडकॉफ ने क्या किया था, जो प्रिंस पे, ठीक, प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को क्या कहते हैं, इसने हटा दिया था, ठीक है। जो पिछले शासनकाल के जो था भैया, ठीक, गवर्नर जनरल, उसने क्या किया था, उस पर प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था और उस प्रतिबंध को हटाने का काम किसने किया था भैया, चार्ल्स मेडकॉफ ने किया था, ठीक है।
किसने किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा आए थे भैया? ऑकलैंड आए थे। ठीक है। एलन बर्लो आए थे। फिर उसके बाद हार्डिगस आए थे। हालांकि इनको इतना डीपली पढ़ना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस यही मोटिविटी देखना भैया क्या क्या पूरी कहानी में घटी थी। तो आप देख सकते हैं कि भैया ऑकलैंड में तो कुछ हुआ नहीं था, कुछ पूरी कहानी घटी नहीं थी। ठीक, उतना प्रमुख है नहीं। फिर दूसरा जो था एल्बर्टो, इनके शासनकाल में था 1842 ईस्वी से लेकर 1844 में ये इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है। दास प्रथा का इसने क्या किया था? अंत किया था। ठीक है। और हार्डिगस, ठीक है, 1844 से लेकर, ठीक, 1844 से लेकर 1848 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, सिख वार कैसे शासनकाल में होता था? तो हार्डिंग किस युद्ध में हुआ था। ठीक है। देखिए अब आते हैं भैया लॉर्ड डलहौजी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। देखते हैं 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? ठीक, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। ठीक है। और क्या किया था अपने पॉइंट में? ठीक है। इन्होंने क्या किया था? रेल का विकास किया था। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था भैया? क्या हुआ था? 1853 में क्या हुआ था? बम्बई से थाड़े के बीच में पहली रेल ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है। बम्बई से थाड़े के बीच में इन्हीं के शासनकाल में रेल चलाई गई थी। फिर दूसरा काम किया था? संचार का विकास हुआ था। ठीक है। संचार में आगरा और कोलकाता के बीच में शुरू किया गया था। पहला जो संचार सेवा शुरू हुआ था इसके बीच में होता था, आगरा और कोलकाता के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में तो 1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 में डाक के अधिनियम पास हुआ था और जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है। डाक जो पत्र लिखा जाने के इधर से उधर, ठीक है, हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक। फिर पढ़ते हैं डलहौजी का और भी कुछ इन्होंने अपने काम में योगदान दिया था। ठीक है। क्या दिया था इन्होंने? देखिए हमने बताया अभी पिछली क्लास में, पिछली पॉइंट में, यूपीसी का जो, ठीक है, जो जनक कहा जाता है, ठीक है, अगले शासनकाल थे वो। ठीक है। जो हमने यहाँ पर अभी पॉइंट हमने देखा था भैया, कहाँ गया भैया, कहाँ गया यूपीसी। अब हम देखेंगे कि भैया सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत पर एग्ज़ाम के थ्रू किसने कराई थी? इसकी शुरुआत एग्ज़ाम के थ्रू किसने कराई थी भैया? डलहौजी ने कराई थी। ठीक है। अब हालांकि देखा जाए तो इसमें लिखा नहीं है, लॉर्ड डलहौजी ने कराई थी। अब आप लोगों को दिमाग में कन्फ्यूज होता है कि लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ये भैया, लॉर्ड ये सब दिमाग का आ रहा है कि लॉर्ड ये है क्या? तो आप देखेंगे भैया लॉर्ड ये एक पद है भैया। ठीक। लॉर्ड क्या है? एक पद है। कैसे पद है? देखिए जिस तरह से भारत में, ठीक है, पार्लियामेंट जो है भैया, लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, वहाँ का जो सदस्य होता है उनको कुछ उपाधि दी जाती है। ठीक है। हालांकि इंडिया में बैन उपाधि देना ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अंग्रेज़ों का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ का जो सदस्य होता है, ठीक है, उस सदस्य को उसके नाम के आगे लॉर्ड साहब लगाया जाता है क्योंकि वहाँ की एक उपाधि है भैया लॉर्ड। ठीक है। इसलिए जितने भी गवर्नर जनरल बने जिसके नाम के आगे लॉर्ड लॉर्ड लगा हुआ है ना भैया, वो सब लोग अंग्रेजी का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अंग्रेज़ों का जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का वो सदस्य रह चुका है। ठीक है। ये लॉर्ड वहाँ का एक उपाधि पद है जो अपने नाम के आगे लगाया जाता है। ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया था? सिविल सेवा के पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा कराया जाता था। ठीक है। इसने क्या किया था? सिविल सेवा के अधिनियम पदों की जो प्रतियोगिता के थ्रू शुरुआत की थी। ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आप यूपीसी के सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ये एग्ज़ाम के थ्रू इन्होंने शुरू कराया था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने एग्ज़ाम शुरू कराया था। ठीक है। और याद कीजिएगा भारत के पहले IAS कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में। ठीक है। पहले IAS अफसर जो बने थे भैया सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में बने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। याद कीजिएगा एग्ज़ाम देने के बाद जो नियम थे उसके अंतर्गत पास करने के बाद वो IAS अफसर बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कराया था डलहौजी ने? ठीक है। डलहौजी ने क्या कराया था भैया? हड़प्पा नीति, ठीक है, या वैगत का सिद्धांत इन्हें नहीं लाया था। हड़प्पा नीति क्या है भैया? ठीक है। तो हड़प्पा नीति आपको बता सकते हैं कि भैया इन लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी, ठीक
ठीक, कि ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य जो विस्तार करने के लिए एक उद्देश्य लगाया, एक नीति लगाई थी। इस नीति के अंतर्गत कि यदि कोई राज्य है, ठीक, यदि कोई राज्य है, यदि उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, अंग्रेज़ों में मिला लिया जाएगा। ठीक, अंग्रेज़ों का जो राज्य है क्या किया जाएगा, उसमें विलीन कर लिया जाएगा यदि उनका कोई यदि कोई उसका उत्तराधिकारी ना हो। ठीक, ठीक है। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, उनको क्या किया जाता, ब्रिटिश सरकार अपने राज्य में मिला दिया करती थी। ठीक, और इसी नीति के अंतर्गत उन्होंने सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक, उसको अपने अंदर मतलब अपने राज्य में मिला लिया था, विलीन कर लिया था। ठीक, और आगे चलकर जयपुर, संबलपुर और उदयपुर और झांसी, ठीक, झांसी को भी इस नीति के अंतर्गत क्या गया था, ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया था। ठीक, जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाएगा। ये पूरी जो हड़प नीति आई थी किसके शासनकाल में आई थी, तो डलहौजी के शासनकाल में आई थी ये। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ तो भैया 1856 से लेके 1858 तक, ठीक है, और 1858 से लेके 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, इन्हीं के शासनकाल में 1875 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। तो आप इसमें देखेंगे, आप जब यूट्यूब जाकर सर्च करेंगे 1857 का विद्रोह तो आपको उसमें दिखाएगा पूरी तरह से वीडियो में। ठीक, जो हमको प्रमुख पॉइंट वो जानना है कि इन्हीं के शासन में 1857 का विद्रोह हुआ था। और इसी विद्रोह के बाद भारत सरकार ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो शासन था, ठीक, भारत का जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने हाथ में लेकर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो पूरा पावर था ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ईस्ट इंडिया की कंपनी से पावर छीन कर क्या किया था, अपने हाथों में ग्रहण कर लिया था। ठीक, अब कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। यहीं से शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक, वायसराय, ये वायसराय टॉपिक बड़ी है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक, उसका पूरा प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं जो कि हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए भारत के आखिरी गवर्नर भी थे। याद कीजिएगा, वायसराय भी पहला यही था और गवर्नर भी पहला यही था। ये दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉर्ड कैनिंग के बारे में, पहला वायसराय और आखिरी भारत का गवर्नर भी था। तो भैया आप लोग, आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ग्लोबल प्रयासा को सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।